हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ के अंदर। आज का जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हर बार बनता है, तो अपन देखते हैं इसके बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसेस है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने की और ब्लड के कंपोनेंट्स को ट्रांसफ्यूज करने की। ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, ये सब। फ्रॉम डोनर टू ए रिसिपिएंट। डोनर का मतलब जो ब्लड देता है और रिसिपिएंट का मतलब जो ब्लड लेता है, उसको वाया इंट्राविनस इन्फ्यूजन के द्वारा ट्रीट करने के लिए, क्या अगर ब्लड लॉस हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए, एनीमिया को, या फिर किसी प्रकार की मेडिकल कंडीशंस है जैसे शोक है, एनीमिया है, क्लोटिंग डिसऑर्डर है, इन सभी को ट्रीट करने के लिए जो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसको अपन नाम देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें टाइप ऑफ ब्लड प्रोडक्ट के टाइप्स के बारे में। तो एक तो होल ब्लड आता है, फिर नेक्स्ट आता है पैक्ड आरबीसी, जिसका अपन यूज़ करते हैं एनीमिया और ब्लड लॉस को ट्रीट करने के अंदर। होल ब्लड और जो रेड पैक्ड आरबीसी है उनका कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। फिर आता है प्लेटलेट्स, जो कि येलोइश कलर में होती है। इस प्लेटलेट्स का उपयोग अपन कहाँ करते हैं? जैसे फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। ये मोस्टली जो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज किस में दिखाई देता है अपने को? डेंगू के पेशेंट में ये दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जिसको अपन एफएफपी के नाम से जानते हैं, ये भी येलो कलर का होता है। और फिर इसका अपन यूज में लेते हैं कोगुलेशन डिसऑर्डर के अंदर। एफएफपी का अपन यूज़ किस में लेते हैं? कोगुलेशन के डिसऑर्डर में अपन इसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है क्रियोप्रेसिपिटेट, जिसका अपन हीमोफीलिया के अंदर यूज में लेते हैं, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर वगैरह होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन का अपन उपयोग किया जाता है हाइपो एल्बुमिनियम की कंडीशन में, या फिर वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में, या फिर कोई जो बर्न का पेशेंट है उसके अंदर अपन एल्बुमिन का उपयोग करते हैं। ये थे आपके ब्लड के प्रोडक्ट के टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंटी जो कोएगुलेंट यूज में लिया जाता है वो ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? जो होल ब्लड है उसको प्रिजर्व करने के लिए सीपीडीए यूज में लिया जाता है, और पहले हिपेरिन लिया जाता था, आजकल तो ये कम यूज में लेते हैं। और ईडीटीए। सीपीडीए के अंदर सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज, एलानिन। और जो पैक्ड आरबीसी है उसके प्रिजर्वेशन के लिए सीपीडी सेग एसएजी, जिसके अंदर सेग की फुल फॉर्म हो गई सेलाइन, ए का मतलब हो गया एडेनिन, जी का मतलब हो गया ग्लूकोज। इसी प्रकार से दूसरा है सीपीडी सेगम। सेगम के अंदर सेलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज और मैनिटोल, ये इसमें प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं। फिर इसमें आता है होल ब्लड और आरबीसी स्टोर इन ब्लड बैंक। होल ब्लड को और आरबीसी को अपन कहाँ पे स्टोर करते हैं? ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं। और कितने टेम्परेचर पर? 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, या +- 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और इसको स्टोर करने का जो अपना टाइम ड्यूरेशन है, सीपीडीए अगर प्रिजर्वेटिव यूज में लिया है तो ये 35 डेज के लिए स्टोर रखेंगे, और सीपीडीए सेगम अगर यूज में लिया है तो ये 42 डेज के लिए ये स्टोर किया जाता है। ये होल ब्लड और पैक्ड आरबीसी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, जो कि स्टोर किया जाता है फ्रीजर के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर ये इसको स्टोर किया जाता है, और एफएफपी और क्रायोप्रेसिपिटेट को, और स्टोर किया जाता है बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। 1 साल के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को अपन स्टोर कर सकते हैं 5 दिन के लिए। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि इंडिकेशन क्या होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपन को पहला इंडिकेशन है एक्यूट ब्लड लॉस के अंदर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। सीवियर एनीमिया, जिसका एचबी का लेवल है वो <7 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो उसके अंदर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। या फिर हीमोफीलिया की कंडीशन में, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में, और एक हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में अपन क्या करते हैं? ब्लड का ट्रांसफ्यूजन
करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो इसमें पहले रिलीजियस बिलीफ, यानी कोई कुछ धर्मों के लोग जो होते हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को नहीं मानते हैं। जैसे कि एक ग्रुप है जेनेवा, जो रिलीजियस ग्रुप है, वो क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन सा जो रिलीजियस ग्रुप है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जेनोवा जो ग्रुप है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और या फिर किसी भी प्रकार की प्रीवियस जो ट्रांसफ्यूजन किया गया उसके की जो रिएक्शन हो रखी हो, तब अपन इसमें कॉन्ट्राइंडिकेट। अगर बिफोर ट्रांसफ्यूजन नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की अगर अपन ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उससे पहले नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें सबसे पहले कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट लेना, फिर क्रॉस मैचिंग करना, और फिर वेरीफाई करना पेशेंट की आइडेंटिटी को, ब्लड ग्रुपिंग, एक्सपायरी डेट ऑन ब्लड ब्लड बैग के ऊपर एक्सपायरी डेट वगैरह इनको वेरीफाई करना, और 2 विटनेस के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाता है। और फिर इसमें वाइटल साइंस को चेक किया जाता है। वाइटल साइंस में स्पेशली अपन जो यूज में लेते हैं वो टेम्परेचर और बीपी को चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट है IVSS। IVSS में अपन 18 गोज का जो कैनुला है उसको अपन प्रीफर करते हैं, ठीक है। और फिर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन में अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसको स्लोली देते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में भी जो फर्स्ट 5 मिनट है उसमें अपन इसको 5 से 10 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से देते हैं। उसके बाद इसको अपन 25 से 30 ml पर फर्स्ट 15 मिनट्स में इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और अगर पहले जो 15 मिनट है उसके दौरान अपने को पेशेंट के पास ही रहना है। अगर किसी प्रकार की कोई रिएक्शंस वगैरह होती है तो उसका अपने को मैनेज करना है। फिर नेक्स्ट आता है अपने मॉनिटर वाइटल साइन 15 मिनट एवरी इनिशियली देन एज प्रोटोकॉल, यानी कि अपने को फर्स्ट जो 15 मिनट्स है इसके अंदर अपने को वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। उसके बाद अपन को जैसे प्रोटोकॉल है उसके आधार पर अपन वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहेंगे। टोटल टाइम नॉट एक्सीड 4 आवर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में टोटल टाइम 4 घंटे के अंदर अंदर अपने को इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन में आता है कि अगर जैसे कि अपन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कब स्टार्ट किया, वो कब एंड हुआ, कितना अपने वॉल्यूम लगाया, उसको कोई रिएक्शंस तो नहीं थी कोई, वो सारा अपने को डॉक्यूमेंट करना है। फिर आता है अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें पहली जो रिएक्शन है वो है एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन, जो कि मोस्ट सीरियस टाइप की कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है कि एक्यूट का मतलब तुरंत और हीमोलाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ IRBC। तो इसका जो मुख्य कोज होता है वो ABO इनकम्पेबिलिटी हो सकता है। इसके अंदर जो इसकी ऑनसेट है रिएक्शन की वो विद इन 15 to 30 मिनट के अंदर अंदर ये रिएक्शन हो जाती है। इसके जो साइनिक सिम्टम्स जो आते हैं वो फीवर, चिल्स, फ्लैंक पेन, हाइपोटेंशन और शॉक, ये इसके साइन सिम्टम आते हैं। अब क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपको ये फ्लैंक पेन दे देता है तो कुछ अपने को समझ में नहीं आता है कि रिएक्शंस में अगर जैसे ब्लड की कोई रिएक्शन हुई है, हेमोलाइटिक रिएक्शन हुई है, तो अपने को फ्लैंक पेन इसमें होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये इसका एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन का मोस्ट फीचर है। फ्लैंक पेन जहाँ पे भी आ गया तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शंस को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट इसमें अपनी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी या नर्सिंग केयर क्या रहेगी अगर ये रिएक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। उसके बाद में अपने को लाइन को मेंटेन करता है विथ SLN के साथ 0.9% NS के साथ इसको मेंटेन कर रखनी है लाइन को। उसके बाद अपन को फिजिशियंस को नोटिफाई करना है और ब्लड बैंक को नोटिफाई करना है। उसके बाद अपन को वाइटल साइंस मॉनिटर करना है और यूरिन आउटपुट को चेक करना है। ये सारा रहेगा इसमें। फिर नेक्स्ट अपनी जो अगली रिएक्शंस है वो है फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन होती है। ये तो पहले वाली तो कौन सी थी, मोस्ट सीरियस थी, और ये वाली कौन सी है, मोस्ट कॉमन है। इसके जो साइन सिम्टम्स आएंगे वो है फीवर, चिल्स, हेडेक और मैलेज। और उसकी नर्सिंग केयर वही रहेगी, स्टॉप करना है अपने को ट्रांसफ्यूजन को, मेंटेन करनी है लाइन को और नोटिफाई करना है फिजिशियन को। फिर नेक्स्ट आती है इसमें एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है कि ड्यू टू एनी सेंसिटिविटी टू प्लाज्मा प्रोटीन
की कोई भी किसी प्रकार की सेंसिटिविटी है तो उसके अंदर ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। इसमें से साइन सिम्टम्स आएंगे अर्टिकेरिया, इटचिंग, फ्लशिंग, वीजिंग, तो ये इसके साइन सिम्टम्स रहेंगे। और इसका जो नर्सिंग एक्शन रहेगा वो रहेगा स्टॉप ट्रांसफ्यूजन और एडमिनिस्टर करना है अपने को एंटीहिस्टामिन ड्रग्स को अपने को क्या करनी है, एडमिनिस्टर करना है। फिर नेक्स्ट अपने को आता है इसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन लगभग सेम से ही होते हैं, लेकिन इसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का जो साइन सिम्टम्स है हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म, साइनोसिस और शॉक का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड परफ्यूजन। तो ये हो गया आपका इसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में। तो इसका में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के अंदर जो नर्सिंग एक्शंस जो हमारा रहेगा वो है स्टॉप करना है अपने ट्रांसफ्यूजन को और एडमिनिस्टर करनी एपिनेफ्रिन, ऑक्सीजन, और अगर सीपीआर की ज़रूरत पड़े तो अपने को सीपीआर भी करना है। फिर नेक्स्ट अपना इसका जो रिएक्शन रहेगा वो है सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड में क्या रहेगा कि अगर आपने या तो रैपिडली और या फिर लार्ज वॉल्यूम अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया है तो उसमें पेशेंट में सर्कुलेटरी ओवरलोड की कंडीशन बन सकती है। इसका जो सर्कुलेटरी ओवरलोड का जो साइन सिम्टम रहेगा डिस्निया, कफ, हाइपरटेंशन, बाउंडिंग पल्स और जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ये सब किस में रहेंगे, सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर दिखाई देंगे। अब सर्कुलेटरी ओवरलोड की कंडीशन में अपन नर्सिंग एक्शन क्या कर सकते हैं, या तो ट्रांसफ्यूजन है उसको स्लो कर सकते हैं या फिर इसको स्टॉप कर सकते हैं एक बार के लिए। फिर इसको पेशेंट्स को पोजीशन देते हैं, सिट अपराइट पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं जिससे कि उसकी जो डिस्निया की कंडीशन है उसमें थोड़ा रिलीफ मिल सके। और फिर अपन को डायूरेटिक्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेट करनी है और आईओ चार्ट को अपने को मेंटेन करना है। फिर नेक्स्ट रहेगा डिलेड हिमोलाइटिक रिएक्शन। ये डिलेड टाइप की जो रिएक्शंस है वो अपने को 5 से 10 दिन या 10 से 15 दिन के बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में दिखाई देती है, जिसके अंदर आपको माइल्ड फीवर, एनीमिया, जॉन्डिस वगैरह दिखाई दे सकती है। ये कंडीशंस जो होती है वो होती है अपनी डिलेड हिमोलाइटिक रिएक्शन। अब अपन इसमें कुछ की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। नेवर ऐड मेडिकेशन टू ब्लड प्रोडक्ट। ब्लड प्रोडक्ट में अपन को किसी भी प्रकार की मेडिकेशन को ऐड नहीं करना है, ठीक है। यूज ब्लड विद इन 30 मिनट ऑफ रिमूव फ्रॉम फ्रीज, यानी कि फ्रीज से निकालने के बाद अपने को ब्लड को विद इन 30 मिनट में पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसफ्यूज विद इन 4 आवर, यानी कि ब्लड को अपने को 4 घंटे के अंदर ही अपने को ट्रांसफ्यूज करना है, क्योंकि अगर इससे अगर ज़्यादा हो गया तो इसमें क्या हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जा सकती है। तो इस बैक्टीरियल जो कंटामिनेशन है उसकी रिस्क को मिनिमाइज करने या बचाने के लिए अपने को क्या करना है, इसको 4 घंटे के अंदर अंदर इसको एडमिनिस्टर करना है। ऑलवेज यूज ब्लड वार्मर, यानी कि इसमें ब्लड वार्मर का उपयोग किया जाता है। ब्लड वार्मर का उपयोग क्यों जाता है, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड वार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑलवेज स्टे अलर्ट फॉर अर्ली साइन ऑफ रिएक्शन, आपको हमेशा अलर्ट रहना है किसी भी प्रकार की रिएक्शन के साइन के प्रति, आपको उसके पेशेंट के पास में रहना है और अलर्ट रहना है। अगर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन होती है तो अपने को तुरंत जो ब्लड जो चल रहा है उसको तुरंत बंद करना है और अपने को वाइटल साइन मॉनिटर करना है और अपने को फिजिशियन को नोटिफाई करना है। ये तो था आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इसकी रिएक्शंस के बारे में। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें इस चैनल को शेयर करना, लिंक को शेयर करना चैनल के, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू।